हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि हम अपनी क्लास 12 के हमारे जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 5 जो था कंटेम्पररी साउथ एशिया उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखा था, जिसमें मैंने बेसिकली आपको इस चैप्टर के जो साउथ एशिया टर्म है उसका मतलब क्या होता है उसको समझाया था। इसके साथ साथ हमने जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री होती है उसको देखा था, बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में देखा था, सारी चीजें हमने देखी थी। आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि श्रीलंका की और नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री अब तक कैसे रही है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे श्रीलंका की पॉलिटिकल हिस्ट्री की। श्रीलंका का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री वो अब तक कैसा रहा है। देखिए दोस्तों, श्रीलंका की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है हमारी बाकी जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनसे बिल्कुल अलग है। ठीक है, अलग कैसे है कि आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर या फिर बांग्लादेश के अंदर, इन सारे देशों के अंदर इनके पूरे इतिहास के दौरान इनके पूरे राजनीतिक इतिहास में बहुत ज्यादा वो पॉलिटिकल टर्मोइल या पॉलिटिकल अनरेस्ट ठीक है, राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ था। कभी डेमोक्रेसी आ रही है, कभी डिक्टेटरशिप, कभी मिलिट्री, कभी कुछ, ये सारी चीजें जो थी आपने इन दोनों की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर देखा था। लेकिन श्रीलंका के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम वो नहीं थी। श्रीलंका के अंदर डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, ये सब कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट श्रीलंका जब आजाद हुआ था 1948 में हमसे एक साल बाद इसको आजादी मिली। 1948 में जब श्रीलंका आजाद होता है तब से लेकर आज तक इसने डेमोक्रेसी को मेंटेन किया हुआ है। जैसे हमारी कंट्री ने अपने इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक डेमोक्रेसी को बनाए रखा है, उसी तरीके से इस देश ने भी वो 1948 से आज तक डेमोक्रेसी को बनाए रखा है। लेकिन श्रीलंका को एक अलग तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था, जो कि श्रीलंका का इतिहास का बहुत ही बुरा दौर रहा है। और उस अलग तरीके की प्रॉब्लम का नाम वो एथनिक कन्फ्लिक्ट था। एथनिक कन्फ्लिक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि श्रीलंका की सोसाइटी के अंदर जितने भी तरीके की सोशल कम्युनिटीज रहती थी, जितने भी तरीके की एक तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज या फिर जितने भी सोशल ग्रुप जो श्रीलंका के समाज के अंदर रहते थे, उनके बीच में एक तरीके से सिविल वॉर छिड़ गया था, उनके बीच में वॉर हो गया था। ठीक है, इसी को हम एक तरीके से एथनिक कन्फ्लिक्ट वो कहते हैं। अब श्रीलंका के सोसाइटी के अंदर जो कम्युनिटीज रहती थी उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, ये सिविल वॉर क्यों हुआ, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्रीलंका के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको श्रीलंका का जो सोशल स्ट्रक्चर जो रहा है, श्रीलंका यानी जब आजाद होता है उस समय इसका सोशल स्ट्रक्चर क्या था उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, 1948 के आसपास जो है, यानी कि जब श्रीलंका आजाद होता है उस समय श्रीलंका के अंदर वैसे तो बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज रहती थी, बहुत सारे सोशल ग्रुप रहते थे। लेकिन जो दो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप यहाँ पे रहते थे, वो सबसे पहली वो सिन्हाला कम्युनिटी थी। सिन्हाला कम्युनिटी थी यहाँ पे। सिन्हाला कम्युनिटी इसको हम क्यों कहते हैं, बेसिकली सिन्हाला एक तरीके की लैंग्वेज है। इस कम्युनिटी के लोग वो सभी के सभी सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, इसीलिए हम इनको सिन्हाला कम्युनिटी कहते थे। ये कम्युनिटी थी बेसिकली यहाँ पे मेजोरिटी में थी। लगभग कोई 70 से लेकर के 75% जो जनसंख्या थी 1948 के पास श्रीलंका की, वो सिन्हाला कम्युनिटी की होती थी। ठीक है, एक तरीके से मेजोरिटी में थे। बेसिकली ये सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे, भले लैंग्वेज सिन्हाला बोलते थे, लेकिन ये फॉलोअर वो बुद्धिज्म के थे। तो पहली कम्युनिटी थी यहाँ पे वो सिन्हाला कम्युनिटी रहती थी। दूसरी कम्युनिटी यहाँ पे वो तमिल्स की रहती थी। समझ रहे हो, इंडियन तमिल्स की यहाँ पे रहती थी। इस कम्युनिटी के लोग तमिल बोलते थे, इसलिए इनको तमिल के कहते थे। ये यहाँ पे थोड़ा माइनॉरिटी में रहते थे। जैसे कि कोई 10 से लेकर के 15% जनसंख्या पूरे श्रीलंका की वो तमिल कम्युनिटीज की होती थी। ठीक है, एक तरीके से माइनॉरिटी में वो थे। ठीक है, इन दो कम्युनिटीज के साथ साथ यहाँ पे क्रिश्चियन भी रहते थे। थोड़े बहुत क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी थी, थोड़ी बहुत। जैसे हमारे यहाँ पे बुद्धिज्म की भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है, वैसे ही क्रिश्चियन की थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी। मुस्लिम पॉपुलेशन भी यहाँ पे थोड़ी बहुत रहती थी। ठीक है, लेकिन हमारे जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज हैं जिनके बीच में लड़ाई हुई थी, वो ये दो कम्युनिटीज थी, एक सिन्हाला और दूसरी तमिल। इन्हीं दो कम्युनिटीज के बीच में वो लड़ाई हुई थी। अब ये लड़ाई थी बेसिकली क्यों हुई, देखिए उसको समझने के लिए हमको जानना जरूरी है कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग थे और तमिल कम्युनिटी के लोग थे, इनके बीच में बहुत बड़ा गैप था। गैप कैसे था, तमिल कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा लिटरेट थे, पढ़े लिखे काफी ज्यादा थे।
यूनिवर्सिटी वगैरह जो थी श्रीलंका के अंदर, वहां पे अधिकतर तमिल कम्युनिटी के स्टूडेंट होते थे यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब जो होती थी श्रीलंका के अंदर, वहां पे भी जो था ज्यादा से ज्यादा तमिल लोगों का ही जो था डोमिनेंस होता था, क्योंकि ये लोग जो था काफी ज्यादा पढ़े थे। इसके साथ साथ इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन भी जो थी, इकोनॉमिकल इनकी जो कंडीशन जो थी वो भी काफी अच्छी थी। वहीं पे जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो थे, जो कि भले ही श्रीलंका की सोसाइटी के अंदर मेजोरिटी में थे, लेकिन फिर भी ये जो लोग जो थे बहुत ज्यादा लिटरेट जो थे वो नहीं थे एज कंपेयर टू तमिल्स। ठीक है, तमिल के मुकाबले में जो था इनकी लिटरेसी रेट जो थी वो कम थी। गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी जो था इनका कोई खास जो था रिप्रेजेंटेशन नहीं था। गवर्नमेंट जॉब के अंदर ज्यादा से ज्यादा तमिल्स के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता था, डोमिनेंस होता था, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे। यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जो था इनका ज्यादा जो था वो रिप्रेजेंटेशन जो था नहीं होता था। यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जो था तमिल के स्टूडेंट का डोमिनेंस ज्यादा होता था। ये लोग जो थे उनका इतना ज्यादा जो था वो डोमिनेंस जो था यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर या गवर्नमेंट जॉब के अंदर नहीं होता था। तो इस तरीके की डिफरेंस जो थे दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, लिटरेसी के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल पे, या फिर आप कह सकते हो जॉब्स के लेवल के ऊपर। लेकिन फिर क्या होता है, जब 1948 के अंदर होता है, जब श्रीलंका को होता है ब्रिटिशर्स से आजादी मिलती है, तब सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, ये बेसिकली डिसाइड करते हैं कि सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में और तमिल कम्युनिटी के बीच में ये जो गैप है लिटरेसी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, जॉब्स को लेकर के, हमको इसको रोता फिल करना है। ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है लिटरेसी को लेकर के, गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, इसको बेसिकली हमको कम करना है। और इन दोनों के बीच में लिटरेसी के, इकोनॉमिक पोजीशन को कम करने के लिए जो डिफरेंसेस होते हैं, उन डिफरेंसेस को कम करने के लिए इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो होती है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा जो होता है वो सिन्हाला कम्युनिटी के स्टूडेंट को रुतबा देने लगते हैं। तमिल कम्युनिटी के लोगों को गवर्नमेंट जॉब के अंदर सीटें जो होता है वो बहुत कम कर देते हैं। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर भी, यूनिवर्सिटी के अंदर भी जितनी भी सीटें होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा ये लोग सिन्हाला कम्युनिटी के स्टूडेंट को देना शुरू कर देते हैं। तमिल कम्युनिटी के स्टूडेंट को होता है वो सीटें जो होता है कम कर देते हैं देने के लिए। उसके साथ साथ जो होता है जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या फिर यहाँ की पॉलिटिक्स हो गई श्रीलंका की, वहां के अंदर भी जो होता है सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको जो होता है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में भी, पॉलिटिक्स के अंदर। वहीं पे जो तमिल कम्युनिटी के लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो लगातार ये लोग जो होता है कम करते रहते हैं हर एक जगह से। ठीक है, ये आपको होता है बात इतनी समझ में आई। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके साथ साथ जो होता है श्रीलंका के अंदर सरकार जो पॉलिसी लेकर के आती है वो सारी की सारी अधिकतर पॉलिसी सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों के लिए होती है। तमिल कम्युनिटी के लोगों के लिए होता है कोई भी यहाँ पे पॉलिसी जो होता नहीं बनाई जाती है। और ये तो प्रॉब्लम एक थी कि इनके खिलाफ जो था वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, इग्नोरेंस जो था इनको किया जा रहा था तमिल कम्युनिटी के लोगों को सिन्हाला कम्युनिटी के द्वारा। इसके साथ साथ जो था सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी यहाँ पे वो ये थी कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो थे वो बेसिकली तमिल कम्युनिटी के लोगों को एक इंफीरियर के रूप में देखते थे। ठीक है, एक अपने एक एलियन के रूप में के साथ मान सकते हो देखते थे। सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों का कहना था कि जो श्रीलंका जो है, ठीक है, श्रीलंका जो मातृभूमि जो है वो एक्चुअली में सिन्हाला लोगों की मातृभूमि है। ये तमिल लोगों की मातृभूमि जो होती है वो नहीं है, और इसीलिए वो तमिल लोगों को होता है किसी भी तरीके का कोई कंसेशन जो होता है देने से मना कर देते हैं, और वो तमिल कम्युनिटी के लोगों को एक तरीके से इंफीरियर सिटीजन के रूप में होता देखते हैं। ठीक है, एक बाहरी व्यक्ति के रूप में होता देखते हैं, उनको अपने देश का नागरिक नहीं मानते हैं। इस वजह से ठीक है, ये जो इग्नोरेंस हो रहा था सिन्हाला कम्युनिटी के लोगों के द्वारा तमिल कम्युनिटी के खिलाफ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो था सिन्हाला कम्युनिटी के लोग तमिल कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे थे, इसके वजह से क्या होता है तमिल कम्युनिटी के लोगों के अंदर एक एलिनेशन की फीलिंग जो होती है, एलिनेशन की फीलिंग जो होता है डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक अलगाववाद की फीलिंग जो होती है इनके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। तमिल कम्युनिटी के लोगों को लगने लगता है कि यहाँ की जो सरकार है हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। ठीक है, इनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमारे कल्चर से, हमारे नीड से, हमारे एस्पिरेशन से, हम क्या चाहते हैं उनसे कुछ मतलब ही नहीं है। एक तरीके से इनके अंदर जो होता है एक इग्नोरेंस की फीलिंग, एक फीलिंग जो होती है एलिनेशन की, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। अब तमिल कम्युनिटी के लोग जो होते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से ये जो तमिल कम्युनिटी के लोगों के अंदर सिन्हाला कम्युनिटी के प्रति गुस्सा और बढ़ा जाता है, वो होता है 1956 के अंदर। 1956 के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स होता है वो घोषित कर देते हैं कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो सिन्हाला होगी। सिन्हाला को जो होता है 1956 में सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अब तमिल कम्युनिटी के लोग जो होता है उनको सिन्हाला आते नहीं है,
इनकी जॉब जो होता है वो जाना शुरू हो जाती है, इनको एडमिनिस्ट्रेशन मिलना भी होता है बंद हो जाती है। ठीक है, इनकी कम्युनिटी, इनकी जो लैंग्वेज होती है उसके खिलाफ, ये तो उनके लैंग्वेज के खिलाफ एक तरीके से आप मान सकते हो डिस्क्रिमिनेशन था। इसके वजह से क्या होता है, तमिल कम्युनिटी के लोग जो होता है वो सिन्हाला कम्युनिटी के खिलाफ और ज्यादा भड़क जाते हैं। तमिल कम्युनिटी के लोग जो होता है शुरू में यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ। सिन्हाला कम्युनिटी लीडर जो पॉलिसीज लेकर के आ रहे थे इनके खिलाफ जो था वो प्रोटेस्ट करते हैं। अपने लिए जो होता है ये गवर्नमेंट जॉब वगैरह के अंदर, यूनिवर्सिटीज वगैरह के अंदर होता है रिप्रेजेंटेशन मांग करते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, गवर्नमेंट जॉब, यूनिवर्सिटी, इन सब में होता है रिप्रेजेंटेशन हमको भी दीजिए, आप हमारे साथ ऐसा होता है वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो होता है ये लोग जो होता है तमिल कम्युनिटी के लोग जो होता है वो तमिल को भी श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता है बनाने की डिमांड करते हैं। और इसके साथ साथ जो होता है जो तमिल कम्युनिटी का जो पूरा एरिया होता है, मतलब कि श्रीलंका के अंदर जिस जगह तमिल कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, आपको मैप में होता दिख रहा होगा कि तमिल कम्युनिटी के लोग जो थे बेसिकली ईस्टर्न और नॉर्दर्न वाला जो एरिया है वहां पे रहते थे, वहीं सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो थे वो वेस्टर्न, सेंट्रल और साउदर्न एरिया था वहां पे रहते थे। तो तमिल कम्युनिटी के लोग जो होता है वो अपने जो एरिया होता है ईस्टर्न वाला, नॉर्दर्न एरिया वाला, उसके लिए होता है ऑटोनॉमी की डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो एरिया उसके लिए आप ऑटोनॉमी दो, मतलब हमको एक तरीके से इंडिपेंडेंस दो, ताकि हम अपने एरिया को खुद से होता है गवर्न कर सकें। लेकिन होता क्या है, तमिल सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स जो होते हैं वो तमिल कम्युनिटी के लीडर्स की हर एक डिमांड को होता है खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं और कुछ भी जो होता है एक्सेप्ट करने से पूरी तरीके से मना कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, अब जब तमिल कम्युनिटी के लोगों की जो डिमांड होती है वो सिन्हाला कम्युनिटी के लीडर्स के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है, फाइनली तंग आकर के जो तमिल कम्युनिटी के जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है एलटीटी। एलटीटी नाम के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता निर्माण करते हैं 1983 में आकर के। 1983 के अंदर तमिल कम्युनिटी के लीडर्स एलटीटी, जिसका नाम था लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम, ये नाम था एलटीटी, एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का 1983 के अंदर निर्माण करते हैं। और इसका निर्माण करने के बाद जो होता है ये लोग एलम की होता है डिमांड करते हैं। एलम मतलब कि हमको एक सेपरेट टेरिटरी जो होता है वो दे दीजिए, एक सेपरेट टेरिटरी जो होता है तमिल पॉपुलेशन के लिए वो ग्रांट कर दीजिए, मतलब कि तमिल की जितनी पॉपुलेशन है उसके लिए आप एक सेपरेट टेरिटरी जो होता है दे दीजिए। एक सेपरेट टेरिटरी की मांग करते हैं और उस टेरिटरी का नाम होता है एलम। ठीक है, फिर ये एलटीटी वाले जो होता है, जो श्रीलंका की उस समय सरकार होती है, जो मिलिट्री होती है, उसके खिलाफ जो होता है एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट भी होता है, छेड़ देते हैं। सैनिक लड़ाई जो होती है, दोनों के बीच में लड़ाई जो होती है होना शुरू हो जाती है, हथियारों से होता है लड़ाई श्रीलंका की आर्मी के बीच में और एलटीटी के मेंबर्स के बीच में होता है शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि श्रीलंका की सोसाइटी के अंदर ये जो तमिल जो रह रहे थे ना, जो तमिल पॉपुलेशन जो रह रही थी, ये बेसिकली इंडिया के रहने वाली थी। ये ओरिजिनली जो थे वो इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनको ब्रिटिशर जो था, बेसिकली ब्रिटिशर कॉलोनियल पीरियड जो था उस टाइम पे जो था ब्रिटिशर इनको श्रीलंका के अंदर काम वाम करवाने के लिए लेके आए थे, क्योंकि बेसिकली जो था इंडिया से बिलोंग करते थे, इंडिया के रहने वाले थे। इसके वजह से क्या होता है, इंडिया के अंदर जितनी तमिल पॉपुलेशन होती है, ठीक है, भारत के अंदर जो तमिल पॉपुलेशन होती है वो भारत की गवर्नमेंट के ऊपर होता है प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। प्रेशर जो होता है वो ये बनाती है, हमारे देश की जो तमिल पॉपुलेशन होती है हमारे देश की सरकार से कहती है कि आप जो श्रीलंका के अंदर तमिल पॉपुलेशन के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहां पे जो होता है आप इसमें इंटरफेयर कीजिए और आप तमिल पॉपुलेशन के खिलाफ जो श्रीलंका के अंदर अत्याचार हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम उनके खिलाफ चल रही है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ऐसा जो होता है हमारे देश की तमिल पॉपुलेशन जो होती है वो हमारी सरकार से डिमांड करती है। इसके वजह से हमारी गवर्नमेंट को होता है, क्योंकि उसके ऊपर तमिल पॉपुलेशन का प्रेशर पड़ रहा होता है, तो हमारी सरकार जो होती है वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स के अंदर होता है वो इंटर करती है। ठीक है, किसी तरीके से श्रीलंका की जो आर्मी होती है और जो एलटीटी होती है, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं उनको रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, हर कोशिश जो होती है हमारे देश की सरकार करती है। फाइनली 1987 के टाइम पे 1987 का होता है टाइम आता है, उस समय क्या होता है, हमारे देश के जो लीडर होते हैं राजीव गांधी जी, उनके बीच में और श्रीलंका के जो उस समय लीडर होते हैं उनका नाम होता है आई गेस जे.आर. जयवर्धने करके था। आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 1987 के बीच में राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धने, इन दोनों लोगों के बीच में जो होता है एक अकॉर्ड साइन होता है, एक तरीके का एग्रीमेंट साइन होता है। और इस एग्रीमेंट के तहत जो होता है बेसिकली ये कहा जाता है श्रीलंका सरकार के द्वारा
कि हम जो तमिल पॉपुलेशन जिस एरिया में रहती है उसको हम ऑटोनॉमी देंगे, तमिल जो लैंग्वेज है उसको हम यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो होता बनाएंगे। ऐसी जो होता है बहुत सारी डिमांड जो होती है, ऐसी बहुत सारी घोषणा जो होता है वो श्रीलंका की सरकार जो होती है, श्रीलंका के लीडर आर जयवर्धने वो करते हैं। इसके साथ साथ ये भी करते हैं कि हम तमिल को होता है कंसेशन भी होता है अपने देश के अंदर देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो एक मेजर चीज जो थी, जो यहाँ पे आर जयवर्धने जी ने कही थी, वो ये कही थी कि राजीव गांधी जी से इन्होंने कहा था कि हमें जो होता है एक तरीके से जो आर्मी है, जो श्रीलंका की जो आर्मी है और उसके बीच में और एलटीटी जो है, इसके बीच में जो होता है जो लड़ाई चल रही है, इसको रोकने के लिए जो होता है बेसिकली पीस कीपिंग फोर्सेस की भी होता है एग्रीमेंट यहाँ पे होता है। मतलब इस अकॉर्ड के अंदर ये भी साइन होता है कि राजीव गांधी जी जो है वो भारत की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसको श्रीलंका के अंदर जो है भेजेंगे, और जो श्रीलंका की आर्मी के बीच में और एलटीटी के जो मेंबर हैं उनके बीच में जो लड़ाई चली है उसको रोकने का जो होता है काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता क्या है, हमारे देश की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसके बीच में और एलटीटी के बीच में जो होता है लड़ाई शुरू हो जाती है। अब ये क्यों होती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजा गया था श्रीलंका के अंदर शांति बनाने के लिए, लेकिन पीस कीपिंग फोर्सेस हमारे देश की होती है, उन्हीं का एलटीटी के साथ जो होता है लड़ाई होना शुरू हो जाता है। क्यों लड़ाई होता है, देखिए हमने अभी तक क्या देखा कि लड़ाई जो थी किसके बीच में चल रही थी, एलटीटी और श्रीलंका की आर्मी के बीच में लड़ाई चल रही थी, यही हमने अभी तक देखा। लेकिन अभी हमने देखा कि अकॉर्ड किसके बीच में साइन हुआ है, एग्रीमेंट किसके बीच में साइन हुआ है, भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में। मतलब लड़ाई जो होती है वो चल रही है एलटीटी और श्रीलंका के बीच में, लेकिन एग्रीमेंट जो होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ है। ये बात जो होती है एलटीटी के मेंबर्स को पसंद नहीं आती है, ठीक है। इनका एलटीटी मेंबर्स का जो ये इन्वॉल्वमेंट होता है इस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया का, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसीलिए जब पीस कीपिंग फोर्सेस भारत की जब वो श्रीलंका के अंदर जाती है तो एलटीटी के लोगों को होता है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। एलटीटी के लोग जो होता है भारतीय सेना के ऊपर, भारत की जो पीस कीपिंग फोर्सेस होती है उसी के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इससे तंग आकर के जो होता है फाइनली 1989 के अंदर एक तो ये कारण होता है कि एलटीटी के साथ जो लड़ाई हो जाती है, दूसरा श्रीलंका के अंदर जो जनता होती है वो कहना शुरू कर देती है कि हमारा अंदरूनी मामला है, भारत की सरकार होती है हमारे इंटरनल मैटर्स में क्यों इंटरफेयर कर रही है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है फाइनली 1989 के अंदर हमारी जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसको श्रीलंका से विड्रॉ कर लिया जाता है बिना उसका मिशन पूरा किए हुए। और ये जो सिविल वॉर जो था श्रीलंका के अंदर वो चलता रहता है और फाइनली फिर जो होता है 2009 के टाइम यहां पे जो होता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि इसके अंदर आता है नॉर्वे, जब उन सारी कंट्रीज का यहाँ पे इंटरफेरेंस होता है श्रीलंका के अंदर, तब फाइनली 2009 के अंदर यहाँ पे जो होता है ये जो सिविल वॉर जो छिड़ गया था, जो इथनिक कन्फ्लिक्ट जो होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आकर के खत्म हो जाता है। और फिर फाइनली 2009 के अंदर ही एलटीटी जो होता है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, वो भी यहाँ पे वैनिश हो जाता है। और 2009 के तक आते सिविल वॉर जो होती है वो यहाँ की श्रीलंका की खत्म हो जाती है। आई होप आपको इस सेशन होता है देख करके मजा आएगा होगा। अब हम जो होता है नेपाल के जो होता है पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और फिर से जो चीजें मैंने आपको बताई, जो नाम बताए जो आपके बुक के अंदर नहीं दिए हैं, जो ईयर बताए जो आपके बुक के अंदर नहीं दिए हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए, मैंने सिर्फ इसलिए बताया है। बाकी आपको लिखना वही है जो आपके बुक के अंदर दिया गया है, आपको एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो कोई खराब बात नहीं है। अब हम जो होता है नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री के होता है बात करेंगे। देखिए नेपाल जो था वो एंशियंट टाइम में जो होता है, एंशियंट टाइम में नेपाल जो था एक हिंदू किंगडम होता है। फिर जब मॉडर्न पीरियड आता है, जब हमारा आधुनिक टाइम आता है, तो मॉडर्न टाइम में जो होता है नेपाल एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है आप सभी को पता होगा, मैंने ऑलरेडी नोट्स के अंदर दे रखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक तरीके से हो जाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर यहाँ का जो शासन होता है नेपाल का, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो यहाँ का जो गवर्नेंस होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, वो सब कुछ जो होता है यहाँ पे किंग के हाथों में होता है। किंग जो होता है यहाँ का जो राजा होता है नेपाल का, उसने आर्मी की मदद से जो था पूरा का पूरा जो था नेपाल का एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा जो गवर्नेंस का काम था अपने हाथों में ले रखा था। और यहाँ पे जो था पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को जो था वो खत्म कर रखा था। डेमोक्रेसी को जो था यहाँ पे एक्सपेंशन होने से जो था वो रोक रखा था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि नेपाल के जो सिटीजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं नेपाल के,
और जो है कि जो मीडिया वगैरह होती है वो सब जो होता है नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी चाहते थे, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के खिलाफ होते हैं। अब लोग जो होता है यहाँ के जो मीडिया होते हैं जब वो लोग जो होता है डेमोक्रेसी की यहाँ पे मांग करते हैं, लेकिन नेपाल के किंग को जो होता है एक्सेप्ट नहीं होता है, तब यहाँ के लोग, यहाँ के मीडिया जो होता है वो नेपाल के राजा के खिलाफ जो होता है एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो होता है शुरू कर देते हैं। ठीक है, इनके खिलाफ जो होता है वो प्रोटेस्ट वगैरह जो होता है करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इस प्रोटेस्ट के प्रेशर के आने की वजह से 1990s के अंदर जो होता है 1990 के आसपास नेपाल के जो राजा होते हैं उनको यहाँ पे जो होता है एक लिमिटेड डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब कि नेपाल के जो राजा होते हैं वो अपने लोगों के जो डिमांड होती है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को यहाँ पे पूरी तरीके से लागू नहीं करते, फुल डेमोक्रेसी को लागू नहीं करते हैं, एक लिमिटेड लेवल के ऊपर होता है यहाँ पे डेमोक्रेसी को लागू करते हैं 1990 के आसपास। लेकिन 1990 में होता है ये जो लिमिटेड डेमोक्रेसी यहाँ पे एस्टैब्लिश की जाती है उसका जो टाइम पीरियड होता है बहुत ज्यादा खराब होता है। खराब क्यों होता है? क्योंकि 1990 के आसपास अभी आपने देखा कि नेपाल के किंग जो थे और उनकी आर्मी जो थी इनके बीच में, और जो डेमोक्रेट जो थे, मतलब कि जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे उनके बीच में जो था अभी तक आप देख रहे थे प्रोटेस्ट चला था, लड़ाई चल रही थी। लेकिन 1990 में जो होता है नेपाल में माओइस्ट जो होते हैं, जो माओवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, जो माओवादी विचारधारा के जो समर्थक होते हैं, उनका भी जो था डोमिनेंस जो था नेपाल के सोसाइटी के अंदर काफी फैल चुका था। और ये माओवादी विचारधारा के लोग जो समर्थक होते हैं इनका बेसिकली जो होता है मानना होता है कि हमें नेपाल के अंदर जो किंग है या फिर जितने भी एलाइट पीपल हैं, जितने भी नोबल पीपल हैं, उनको जो होता है बेसिकली नेपाल के अंदर से हमको उनके हाथों में जो पावर है, जो सत्ता उनके हाथों में है, वो सत्ता हमको नेपाल के राजा या फिर जो रिच पीपल हैं उनसे वो सत्ता जो होती है हमको प्रोटेस्ट के बल पे नहीं बल्कि हथियारों के दम पे जो होता है छीननी चाहिए। ठीक है, माओइस्ट लोगों का होता है मानना होता है कि हमको जो राजा हैं, जो एलाइट हैं, उनके खिलाफ जो होता है एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट जो होता है, ठीक है, उसको छेड़ना चाहिए। एक आर्म्ड प्रोटेस्ट जो होता है वो नेपाल के राजा के खिलाफ छेड़ना चाहिए और जो सत्ता उनके हाथों में है उसको छीन लेनी चाहिए। हमको प्रोटेस्ट वगैरह जो होता है नहीं करना चाहिए, हमको एक खुला जो होता है हथियारों की लड़ाई करनी चाहिए। अब इसके वजह से क्या होता है, एक ये भी जो होता है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, नेपाल की सोसाइटी के अंदर होता है, नेपाल के पॉलिटिक्स के अंदर एक ट्रायंगुलर वॉर जो होता है छिड़ जाता है। ट्रायंगुलर वॉर क्यों छिड़ जाता है? क्योंकि अभी आपने देखा एक तरफ नेपाल की आर्मी, नेपाल के किंग की आर्मी थी उसके बीच में, और डेमोक्रेट के बीच में जो था लड़ाई चल रही थी। इसके साथ साथ अब यहाँ पे जो होता है जो माओइस्ट गोरिल्लाज होते हैं, जो माओइस्ट गोरिल्लाज होते हैं उनके बीच में भी लड़ाई छिड़ जाती है। और जब ये माओइस्ट वाले लोग जो होता है ये भी नेपाल के राजा के खिलाफ जो होता है प्रोटेस्ट छेड़ देते हैं। इससे तंग आकर के जो नेपाल के किंग होते हैं वो जो लिमिटेड डेमोक्रेसी जो थी जिसको इन्होंने 1990 के अंदर एक्सेप्ट किया था उसको भी यहां से खत्म कर देते हैं। 2002 के अंदर 2000 को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, एक डेमोक्रेसी को एक छोटे से लेवल पे एक्सेप्ट किया था, उसको भी जो होता है 2002 के अंदर फाइनली खत्म कर देते हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट होता है यहाँ पे लोगों का डेमोक्रेसी को लेकर के वो रुकता नहीं है। फाइनली जो होता है नेपाल के अंदर फिर से एक बार फिर से नेपाल के अंदर जो होता है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोटेस्ट जो होता है वो शुरू होता है 2006 के अंदर। 2006 के अंदर जो होता है यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस जो होती है, 7 पार्टियों का होता है गुट होता है, वो माओइस्ट गोरिल्लाज जो होते हैं, ठीक है, माओइस्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, माओइस्ट गोरिल्लाज जो होते हैं यहाँ पे, वो जो यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो सबके सब एक साथ जो होता है मिलकर के नेपाल के किंग के खिलाफ जो होता है वो एक नेशन वाइड मूवमेंट जो होता है, एक राष्ट्रव्यापी जो होता है आंदोलन छेड़ देते हैं डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिशमेंट लेकर, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए। इससे क्या होता है, नेपाल के राजा जो होते हैं उनको डेमोक्रेसी को 2006 के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ता है। 2006 के अंदर नेपाल के जो राजा होते हैं उनको हटाया जाता है और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है, जैसे हमारे देश के अंदर बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान को बनाने के लिए। संविधान को बनाने के लिए जो होता है नेपाल के लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे खास बात ये होती है कि नेपाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर होता है एक बात कही जाती है, और वो बात ये होती है कि अभी तक आपने देखा कि नेपाल के अंदर जो था, जो मोनार्की सिस्टम जो था, मोनार्की सिस्टम जो था वो एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड से जो था चलता रहा था, ठीक है। नेपाल का पूरा का इतिहास जो होता है पूरा का पूरा वो मोनार्की सिस्टम में ही जो था बीता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स होते हैं, उनका मानना होता है कि क्योंकि हमारे देश का इतिहास जो होता है अधिकतर पूरे इतिहास में होता है मोनार्क के लिए जो होता है रूल किया है, इसलिए अगर हमको अपने इतिहास से जो होता है जुड़े रहना है, अगर हमें को अपने इतिहास से जुड़े रखना है
तो हमको ये मोनार्की का जो पोजीशन है, मोनार्की की जो पोजीशन है उसको जिंदा रखना होगा। ठीक है, मोनार्की की पोजीशन को हमको जिंदा रखना होगा अगर हमको अपने इतिहास से जो होता है वो जुड़े रहना है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर का कहना होता है। इसके वजह से मोनार्की की पोजीशन को होता है 2006 के अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये मोनार्की जो होता है यहाँ पे नॉमिनल होती है, केवल इनके पास नॉमिनल पावर होती है, मतलब कि केवल नाम मात्र की पावर होती है। इनके पास पहले जैसी पावर नहीं थी, सिर्फ अब इनके पास एक नाम मात्र की पोजीशन रहती है। 2006 के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है, लेकिन मोनार्की की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन एक नॉमिनल कर दी जाती है। फिर फाइनली जो होता है 2008 के अंदर आता है टाइम पीरियड। 2008 के अंदर होता है यहाँ पे जो मोनार्की, जो नॉमिनल मोनार्की जिसको 2006 के अंदर एक्सेप्ट किया गया था वो भी खत्म कर जाती है, और फाइनली 2008 के अंदर नेपाल रिपब्लिक बन जाता है। फिर इसके बाद जो होता है यहाँ पे संविधान बनने का काम चलता है, और लेटेस्ट जो संविधान जो है नेपाल का जो अभी बना है वो 2015 के अंदर बना है। बस नेपाल का इतिहास जो होता है उतना ही है। आई होप आपको ये दोनों सेशन जो होता है आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और प्लीज वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, क्योंकि आपके ये कमेंट ही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए इस कंडीशन के अंदर भी। सो प्लीज कमेंट जो होता है वो जरूर कीजिएगा, और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।